Hello everyone, this is Moshmi Agnihotri and welcome to Mental Talks. This is the second episode and we are shooting it like 2 months late. I know, as it's my show, that is the reason. So it will be late like me only because it's my show. Yeah, so we have today Mr. Sagar Udasin. Everyone. Yeah, so I would not introduce him. Let him introduce. Sagar, please introduce Sure. करो खुद को. Hi everyone. So as in like तुमने नाम मेरा बता दिया, सागर हूँ मैं. पर सागर बहुत विशाल है और इस विशाल सागर के पीछे बहुत सारी चीजें हैं. मैं एक एजुकेटर हूँ, जो अभी जानेंगे हम. जो हम जानेंगे बिल्कुल जानेंगे. तो बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेटर हूँ, सिखाता हूँ. आईआईटी और नीट आपने बारे में सुना होगा. उसके बारे में मैं नीट में जो एक सब्जेक्ट होता है बॉटनी, उसके लिए मैं बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ाता हूँ. साथ में मैं लिखता हूँ, मुझे लिखने का बहुत शौक है. तो कविताएं, कहानियां, कभी कभी परफॉर्म भी करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, कुछ प्रिंट शूट्स में जाता हूँ और आप जैसे लोगों से मिलता रहता हूँ ताकि विकास मेरा होता रहे और मैं और विशाल होता रहूं. वेरी नाइस, सच अमेजिंग इंट्रो. ये मेरा सेकंड एपिसोड है और मुझे नहीं लगता ऐसा इंट्रोडक्शन मुझे कभी और आगे जाकर मिलेगा. Thank you so much. Really nice because you are really creative, Sagar. So I'll just give them a gist कि हम कैसे मिले. Sure. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है. जी. तो हम एक बी सोशल के इवेंट में मिले थे. सागर को मैंने कांटेक्ट किया था फॉर एन एंकर एंड सागर इज एन अमेजिंग एंकर. मतलब लोग अभी भी उसे मैसेज कर, मतलब मुझे अभी वो दिखा ही रहा था इसके पहले कि व्हाट एन अमेजिंग एंकर ही इज एंड ही इज कनेक्टेड टू पीपल. और बेस्ट पार्ट ये है कि हम दोनों ग्वालियर से हैं. हम एक ही गांव के हैं. ग्वालियर गांव, मुझे लगता है वो कनेक्शन, मुझे लगता है मैं कहीं भी ग्वालियर वाले लोगों से मिलता हूँ या एमपी से भी फॉर दैट मैटर. हाँ. क्योंकि बाहर भी ट्रैवल करता हूँ तो इंडियन से, फिर एमपी से और फिर ग्वालियर से, इस तरह से जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जा रहे होते हैं और लोगों से मिल रहे होते हैं, वो चीज जो है वो ना अव्वल नंबर की है और वो कनेक्शन कहीं और से आ ही जाता है, मुझे लगता है. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच फॉर दैट बी सोशल इवेंट. क्योंकि मैं तो कहीं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि किस तरह से मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा. बट मुझे मौका मिला, आपने मौका दिया और then it turned out to be, people turned out to be from Gwalior, so it was like Sonita Suhaga side. Yes, indeed. So सागर, जैसे हमारा टॉपिक है मेंटल टॉक्स, men who are not coming out and talking, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस शो को, पॉडकास्ट को बेसिकली शुरू करने के पहले जब मैं रिसर्च कर रही थी इन सारी चीजों को लेकर, बिकॉज men has been portrayed in a very strengthy way, बहुत पावरफुल होते हैं, this that practical, this that what not, but at the end of the day they have that weakness and that weakness is so deep, इतना गहरा घाव है कि लोगों को एक्सप्लोर ही नहीं करना है वो सेक्शन. Even men themselves don't want to come out and talk about it, but it's okay. इट इज नॉट अ टैबू. मुझे यही बताना है इस पॉडकास्ट के जरिए. मैं ना हिंदी बोलने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ. यू शुड अप्रिशिएट दैट. क्योंकि इनकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो जाए. बहुत अच्छी हिंदी आपकी. जब मैंने रिसर्च किया तो फिर जो मेन सुसाइडल रेट्स है वो 3 गुना ज्यादा है विमेन सुसाइडल रेट्स. बिल्कुल. You know why? Right. Because men are not coming and talking about it. They think that's a taboo. फिर वो acceptance issue आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है. तो जैसे कि मुझे पता है आप आज बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ठीक है. जब मैंने पहली बार सुना कि आप एक ट्यूटर हो, आप एक टीचर हो, तो मुझे लगा ओके कोई स्कूल वगैरह में होगी. नाउ आई एम गेटिंग टू नो, लाइक आई एम वेरी ईगर टू नो कि एग्जैक्टली क्या है आपके लाइफ में. तो है मेरे पास कुछ है स्टडी किया हुआ जो जिससे मैं आपको एक्सपोज करना चाहूंगी. बिल्कुल, मैं एक्सपोज होना चाहूंगा. ये फेमस होना चाहिए. ये चीज फेमस होनी चाहिए. ओके, सो जैसे कि शुरुआत से शुरुआत करता है, आपके बचपन से शुरुआत करता है, ठीक है. तो मुझे तो पता है कुछ चीजें, लेकिन संक्षेप में थोड़ा जानना चाहेंगे, तो बताइए. बचपन मेरा काफी अच्छा रहा और काफी बुरा रहा. कॉम्बिनेशन. मुझे लगता है वो बचपन ऐसा ही सबका होना चाहिए, क्योंकि
जो बचपन से हम सीखते हैं वही आगे लेके जाते हैं। जरूर। तो बचपन में अच्छी चीजें ये रही कि काफी क्लोज था मैं अपने माँ पापा के साथ, अपने मासियों के साथ, अपने मामाओं के साथ, अपने मुझे लगता है नानी के साथ काफी क्लोज था और उनसे बहुत प्यार मिला, अपने टीचर्स का बहुत प्यार मिला। और जो सहारा नहीं मिला, जिस चीज के कारण मुझे लगता है कि मुझे आ जाना चाहिए या कहीं ना कहीं मुझे उभरना चाहिए था, या मुझे उस दर्द को किसी के साथ बांटना चाहिए क्या था। दर्द था। मैं आपको कैसा लग रहा हूँ अभी, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी फिजिक कैसी लग रही है आपको, पर्सनालिटी कैसी लग रही है आपको? मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत ही ओबीस था। ओबेसिटी एक सबसे बड़ी, ओबेसिटी को हम सिंपलीफाई करके ऑडियंस को बताते हैं मोटापा। जी। मैं मोटा था, बहुत मोटा था, बहुत ज्यादा मोटा फिर था। मुझे मौसी ने बोला फिर मौसी ने कहा बेटा तुम डाइट करो। Anyways, we are just trying to keep this के थोड़ा बैलेंस, ताकि मुझे मेरी ऑडियंस को रुलाना नहीं, हमें हमारी ऑडियंस को नहीं रुलाना। बट हाँ, ओके। मुझे लगता है मोटापा होना मजाक होता है, एक मजाक की तरह लेते हैं वो लोग, क्योंकि मैं ऑडियंस को रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि ऑडियंस ही हंसती है। आपके मोटे होने पे लोग हंस रहे होते हैं, आप लोग ही ऑडियंस है। रो तो सिर्फ वो रहा होता है जो मोटा होता है। तो मैं रो रहा था जी। और मुझे सिर्फ दोस्त नहीं, मुझे मेरे रिश्तेदार भी, ए मोटे क्या कर रहा है, ए मोटे ये लेके आ, ए मोटे पानी भर के ला, इस तरह से बोलते थे। वो सब बड़े थे या बराबर के थे, तो मुझे लगता था कि वो बड़े हैं इसलिए वो मोटा, और जो मुझे मोटापा, मेरे मोटापे के लिए मुझे चिढ़ा रहे हैं, वो सही है। बट मैं ये भी समझता था, क्योंकि मैं छोटा था, तो ये भी समझता था कि वो बड़े तो हैं जो मुझे मोटा बोल रहे हैं, बट वो इतने बड़े नहीं हैं कि मुझ जैसे छोटे इंसान का दर्द समझ सके कि मुझे मोटा बोलने पे मेरे साथ क्या गुजर सकती है। और मुझे मेरे पापा मम्मी ने मेरा नाम सागर दिया है। मेरी माँ मुझे प्यार से शैंकी बुलाती है, एक सीरियल से कहीं उन्हें शैंकी बहुत पसंद आया था। हाँ, तो मेरी मासियाँ मुझे शैंकी बुलाती थी, लेकिन दुनिया मुझे मोटे नाम से जानती थी। इवन मेरे टीचर्स, स्कूल के जो टीचर्स थे, जब मैं 1st से लेके 5th तक पढ़ा, मेरे फादर उस स्कूल में हेडमास्टर थे। और अगर उन टीचर्स की हेडमास्टर से नहीं बनती है तो उसका गुस्सा उनके बच्चे से निकलता है। और मुझे स्कूल में मेरे 1st to 5th तक के जो मेरे टीचर्स थे, वो मुझे मोटे नाम से बुलाते थे। तो एक बहुत ही, उस टाइम मैंने ठाना, अगर भविष्य में मैं कभी टीचर बना, और शायद टीचर उसी टाइम पे सोच भी लिया था और बन भी गया, कि अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को कभी उसकी बॉडी शेमिंग के लिए, उसकी रेस के लिए, उसके कलर के लिए, उसके जेंडर के लिए, उसकी वॉइस के लिए, या उसके ज्ञान के लिए जो उसको पता है या नहीं पता है, कभी कमेंट नहीं करूंगा, कभी कमेंट नहीं करूंगा। आई वांट टू जस्ट स्टॉप यू। मैं तो सागर के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सागर एक बहुत अच्छा टीचर है। मतलब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ डेफिनेटली, लेकिन मुझे पता है क्योंकि आप चैट्स पोस्ट करते हो स्टोरीज में, व्हाट्सएप स्टोरीज में, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, जहाँ पर आपके बच्चे जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई गेस एज अ टीचर वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है लाइफ में, कि आपको एक भी बच्चा, मतलब मैंने सुना है अपने टीचर्स को भी बोलते हुए कि एक बच्चा भी पढ़ गया तो हमारे लिए बहुत है। एंड वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक टीचर के लाइफ में। दिस इज रियली अ गुड थिंग यू आर डूइंग सागर, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो मोर एज आपने बताया मुझे कि पेरेंट्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सो जस्ट एलाबोरेट मोर कि कैसा, क्या बहुत सारी अच्छी चीजें, बुरी चीजें जो भी हुई। मेरे फादर एक टीचर थे, एक प्राइवेट स्कूल में वो टीचर थे। सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, हर जगह होते हैं, आरएसएस के स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे उनकी सैलरी जो होती है इतनी ज्यादा नहीं होती। बट पापा बहुत ज्यादा आरएसएस में डिसॉल्व थे, अपने आप को डिसॉल्व पाते थे, और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना बहुत अच्छी थी उनमें। तो सैलरी ध्यान में नहीं दी उन्होंने। उनके जो घर में लोग थे, मेरे दादाजी, मेरी दादी जो है दूसरों के घरों में बर्तन धो के पैसा कमाती थी, और कभी कभी नौबत ऐसी आ जाती थी कि उनको अपने पैसे जो है वो भीख में मांगने पड़ते थे। मुझे भीख बोलना शब्द बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज अगर मैं अपनी दादी के साथ होता तो शायद वो सब ना करने देता जो मेरी दादी ने किया, लेकिन जरूरत थी, इट वॉज द कॉल ऑफ द आवर। और मेरी दादी ने घर चलाया, बट मेरे पापा ने डिसाइड करा कि अगर मैं यहीं रह गया तो मैं शायद ऐसा ही रह जाऊंगा। He wanted to stand out,
एंड उन्होंने होटल्स में काम करके पैसा कमाया और बोला जिन पढ़ाई को वो नहीं कर सके मुझे अपने बच्चे को वैसी पढ़ाई करानी और कुछ भी बेसिक जो चीजें हैं वो अपने बच्चों को देनी है मुझे। और पापा वहां से निकल गए। मुझे याद है एक नाना की हमारे मिल थी और मिल के ऊपर एक छोटा सा कमरा था और उस छोटे से कमरे में हम 4 लोग रहते थे, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पापा और मैं। उस घर में क्योंकि वो मिल थी और वो पहले जो रूम था वो गोडाउन था, तो उस रूम में चमगादड़ होते थे और वो चमगादड़ रात में एक्टिव होते थे और रात में हमारे पापा हमको रजाई ओढ़ने के लिए बोल देते थे और वो चमगादड़ों से लड़ के हमें चमगादड़ों से बचाते थे ताकि हम कैसे भी करके उस घर में रह सकें, क्योंकि हमारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। नाना ने एहसान करा था हम पे कि हम उस घर में रह सके। पापा, उनका जो ऑफिस था, मेरे पापा स्कूल में थे तो इनका जो ऑफिस था वो 5 किलोमीटर दूर था, तो घर से पैदल जाते थे। 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल आते थे ताकि 10 रुपए, उस टाइम ऑटो का जो भाड़ा था वो 5 रुपए जाने का 5 रुपए आने का था, कि 10 रुपए बचाएं। लेकिन जब वो ऑफिस से घर आए तो मेरे भाई के लिए और मेरे लिए 5-5 रुपए की रबड़ी ले आए, क्योंकि रबड़ी मुझे बहुत पसंद है। और वो रबड़ी जो मैंने आज खाई है ना, वो रबड़ी मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे अच्छी फेवरेट स्वीट डिश है, जिसको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस रबड़ी में इमोशंस है। अब वो रबड़ी किसी के हाथ की भी खाऊं, बट मुझे वो पापा के हाथ की 5 रुपए वाली रबड़ी लगती है और मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। मुझे समोसे बहुत पसंद थे, बट फैमिली की गैदरिंग होती थी तो सबके लिए गिन के समोसे आते थे और मेरी माँ चुपके से, क्योंकि गैदरिंग है बहुत बड़ी है, सबको एक एक समोसा दिया गया और मुझे समोसा दूसरा चाहिए होता है, और मेरी माँ चुपके से मुझे आधा समोसा उठा के अपनी प्लेट से दे देती थी। बुरा तो लगता था कि मेरी माँ जो है वो आधा समोसा ही खा रही है, बट खुश भी होता था कि मैं 1.5 खा पा रहा हूँ। बैलेंस रखा है आपने अपनी लाइफ में हमेशा। बैलेंस रखने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया। ओके सागर जी, जिंदगी का दस्तूर है, सबकी अपनी अपनी कहानियां होती है, हर कहानी में दर्द होता है, हर पन्ना फटा होता है, डेफिनेटली। तो कौन सा ऐसा पन्ना था जो ज्यादा तुमको लग रहा था आने वाला दौर और ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन आपको लगा नहीं, दिस इज द गोल्डन पीरियड, अगर मैंने अभी स्ट्राइक नहीं किया मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी क्या चीज हिट की गई? बिकॉज आज जो आप हो और जो आप बता रहे हो, मुझे ऐसा लगता है अगर आप वो टेबल्स टर्न नहीं होते ना तो आप आज ये नहीं होते। तो वो क्या था? रोशनी किन्हीं लोगों की किताबें कंप्लीट आती हैं, सारे पन्नों की आती हैं, कुछ लोगों की किताबें फटे पन्नों के साथ आती हैं, और फिर कुछ लोग आते हैं जिनके पन्ने फाड़े जाते हैं। तो मेरे पन्ने फाड़े गए थे, बट मैं उन पन्नों को ढूंढ के जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है मैं अपने मुझे लगता है मैंने क्लास 12 तक अपने कभी कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि वो कपड़े मेरे मामा के आते थे, जो मेरे मामा के यूज्ड कपड़े थे वो मुझे दे दिए जाते थे। जब कभी बाहर शॉपिंग के लिए मासियों के साथ जाता था, मेरे कजिन्स वगैरह नए कपड़े खरीद रहे होते थे, तो कभी कभार मासियां, क्योंकि मुझसे मासियां बहुत मेरे क्लोज हैं, बिल्कुल माँ जैसी ही हैं और माँ ही हैं, वो कभी कभार मुझे कपड़े दिला देती थी। लेकिन बुरा तो लगता था ना कि मेरी माँ मुझे कपड़ा नहीं दिला पा रही है। तो कहीं ना कहीं फील आया कि कुछ तो करना है, कहीं तो इंडिपेंडेंट बनना है और कुछ तो पापा को बचाना है इन सब खर्चों से। और सबसे बड़ा जो टर्निंग बैक आया वो आया एक बोर्डिंग स्कूल में सिलेक्शन, जहां पे कोई फीस नहीं देनी थी, रहना, खाना, पढ़ना, किताबें, कपड़े सब फ्री थे। उसमें सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात थी, और वो था नवोदय स्कूल। मैं नवोदय से पास आउट हूँ, मैंने 6 से 12 तक वहां पढ़ाई करी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, बट जिन लोगों ने मुझे भरोसा करा, जिन टीचर्स ने मुझे बुली करा 5th तक, वैसे ही कुछ टीचर्स मुझे 6 to 12 तक मिले, जिन्होंने मुझे कहां से कहां डाल दिया। मुझे आज भी याद है मेरे इंग्लिश वाले सर, मेरे वाइस प्रिंसिपल मैम, मेरे प्रिंसिपल सर, मेरी हिंदी वाली टीचर, मेरे SUPW वाली टीचर, मेरे PT टीचर, इन लोगों ने सागर को निखारा है, इन लोगों ने सागर में छुपी हुई नदियों के बारे में बताया है, इन लोगों ने बताया कि सागर की गहराई बहुत है और उस गहराई के बाद भी जो सागर का पानी है उसको और बढ़ाया जा सकता है। और आज मैं जो हूँ वो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा ब्रेक था, जो मेरे फादर ने मुझे सोचा समझा
और मुझे वहां भेज दिया। हालांकि हर संडे मेरी माँ मुझसे मिलने आती थी और जब भी आती थी रोती थी और मैं भी रोता था। और ये रीजन है मैं अपनी माँ को कभी नहीं बुलाता था क्योंकि आप आएंगी तो मैं रोऊंगा, आप रोएंगी और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉन्ड को खराब करेगा। तो पापा मिलने आ जाते थे मुझे, लेकिन उस हॉस्टल की भी, क्योंकि वो हॉस्टल लाइफ थी 12th तक, मैं 6 से 12 तक 7 साल एक हॉस्टल में था। और हॉस्टल में पता ही आपको किस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो काफी कुछ मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है उस नवोदय स्कूल ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है। सो दिस इज आई गेस इज वन ऑफ द टाइम्स वेयर आई फेल्ट लाइक I was in better and safe hands. Although I was not in like complete safe hands, Got it. but there were many more safe hands. Those are protecting me from unsafe hands, you know. Okay. तो ये ईशान अवस्थी वाला जब फेज खत्म हुआ तब लाइफ ने क्या मोड़ लिया? क्योंकि देखो एक ही बार टेबल टर्न नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है टेबल्स बार बार टर्न होते हैं। एंड यू नो प्रो वर्जन 2.0 3.0 10.0 हर बार आता है आपकी लाइफ में। तो वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने लगा के, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी 12th के बाद हायर स्टडीज, ठीक है, तो वहां पे क्या क्या चीजें आई? मुझे लगता है जब आप ईशान अवस्थी होते हैं तो आपकी लाइफ में कोई आमिर खान भी होता है जी, और आमिर खान के साथ साथ आपके पेरेंट्स भी ईशान अवस्थी के पेरेंट्स के जैसे होते हैं, जिनको ईशान अवस्थी पे भरोसा तो होता है लेकिन उनको एक नजरिए की जरूरत होती है, एक आमिर खान को जरूरत होती है, आमिर खान की जरूरत होती है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और मुझे आमिर खान के जैसे काफी टीचर्स मुझे मेरे नवोदय स्कूल में मिल गए थे और वो काफी थे मुझे एक बहुत अच्छे बीटेक कॉलेज में पहुंचाने के लिए। बीटेक में मैंने जाना कि मेरे फादर के पास पैसे नहीं है मेरी बीटेक की फीस देने के लिए। मासियों ने काफी हेल्प करी, 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करके, मेरी 5-6 मासियां मामा इकट्ठा करके मेरे फीस के बीटेक के पैसे भेजते थे। बट लगा इतने से काफी नहीं होगा यार, मतलब पापा घर चला रहे हैं। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में 11-12 के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैथ्स बहुत पसंद थी मुझे, मैथ्स पढ़ाता था। फर्स्ट ईयर में आया तो 11-12 के बच्चे पढ़ाता था, सेकेंड ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर तक के बच्चों को पढ़ाता। लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर में आया भाई की भी फीस का जिम्मा मेरे पे आ गया। ओके। कॉलेज पढ़ाता था, शाम को ट्यूशन, कॉलेज पढ़ता था, शाम को ट्यूशन पढ़ाता था, उससे मेरी फीस निकलती थी। लेकिन सोचा जब भाई मैं थर्ड ईयर में आया तो भाई को भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलवाना है, तो सुबह भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और इसने मुझे काफी सिखाया एक्चुअली, लोगों के साथ बॉन्डेड रहना, लोगों से किस तरह से बात करना, उन्हें किस तरह से पढ़ाना, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है। ये लाइफ में कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग के साथ मुझे लर्निंग मिल रही थी। बीटेक करा और बीटेक के बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ और बैंगलोर मेरी पहली बीटेक की जॉब थी, जो मुझे BCIL एक जगह है, बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे मुझे एक जॉब एक ट्रेनिंग के फॉर्म में मिली, जहाँ पे 6,500 रुपए मिलते थे। और वो 6,500 की लाइफ में मुझे बैंगलोर की लाइफ जीनी थी, रहना था, खाना था, पार्टीज करनी थी, नई सिटी थी, नए फ्रेंड्स थे और बहुत कुछ करना था। तो सोचा कि 6,500 रुपए से तो काम नहीं चलेगा। और तब जिम्मेदारी आई क्योंकि बच्चे ने बीटेक कर लिया और पापा मम्मी एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो घर भी पैसा भेजना है। तो सोचा कहीं ना कहीं ये जो चीज जो है वो नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और 6,500 की जॉब में तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है मुझे ट्यूशन सबसे पहले नजर आते हैं और ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और ट्यूशन से पार्ट टाइम कर रहा था। ट्यूशन मतलब सुबह 9 से 5 बजे की इंटर्नशिप थी, लेकिन 5 बजे के बाद आके ट्यूशन पढ़ाता था। और जिन जिन जगह पे ट्यूशन पढ़ाता था उनके जो ओनर थे उनसे काफ़ी अच्छी बनने लगी, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को समझा और बोला कि तुम रेंट पे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, तुम यही कोचिंग क्लास में सो जाया करो ना। कोचिंग क्लास में तो बेंचेस होती है ना यार। तो क्या करता था, शाम को आके कोचिंग में पढ़ाता था, बच्चे 9 बजे जाते थे और 9 बजे जाके मैं बेंचेस जो है वो निकालता था क्लास की, ताकि मैं उन पे सो सकूं। और उसके बाद सुबह को उठ के जल्दी उठ जाता था, सब लोग ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं और मैं बेंचेस सेट कर रहा होता, क्योंकि मॉर्निंग में दूसरी तरह के बच्चे आ रहे होते हैं, दूसरे टीचर्स आ रहे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं बेंचेस सेट कर रहा होता था उन बच्चों के लिए। पढ़ा, पढ़ाया, जॉब करी, लेकिन गेट की तैयारी करी। गेट एक एमटेक के लिए एग्जाम होता है और गेट क्वालिफाई करा। और गेट क्वालिफाई करने के बाद NIT राउरकेला में एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ। NIT राउरकेला देश का 2nd बिगेस्ट कॉलेज है। वाव। और वहाँ दाखिला बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहता था, हमेशा आगे पढ़ना चाहता था, हमेशा आगे नया करना चाहता था। पापा को बहुत खुशी हुई
और NIT राउरकेला में मुझे हर महीने पढ़ने के एमटेक करने के 8,000 रुपये मिलते थे। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। 8,000, 6,500 से 8,000 की जॉब तो नहीं, पढ़ना था। और 2 साल का एमटेक था। कईयों बार ऐसा हुआ कि एमटेक की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि 8,000 में बहुत कुछ चीज़ें जाती हैं। तो एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, परिणीता, उसने हेल्प करी। उसने ATM कार्ड मेरे हाथ में देके बोल दिया कि ये मेरी मम्मी के अकाउंट का पैसा है और इसमें से तुझे जो पैसे निकालने निकाल ले, धीरे धीरे करके देते रहना। तो ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने सपोर्ट करा, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे लोग मिले, ऐसे गाइड मिले, ऐसे कलीग्स मिले, ऐसे फ्रेंड्स मिले जो लोग मुझे पहले चिढ़ाते होते थे, मोटापा का मजाक बना रहे होते थे, मेरी गरीबी का मजाक बना रहे होते थे, मुझे फील करवाते थे कि मैं गरीब हूँ, मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। एमटेक में ऐसे दोस्त मिले, ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने ये बताया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो हम तैयार हैं तुम्हारे करने के लिए। बट एक बहुत बुरी चीज है, उस टाइम पे एमटेक कर रहा था और एग्जाम था नेक्स्ट डे, लेकिन खबर आई नानी गुजर गई है। नानी जिनसे मैं बहुत क्लोज था। मुझे याद है मैं 10th की छुट्टियों के बीच में जब आया तो उस बीच में मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए 10th के बाद, और वो मेरी पहली कमाई थी 600 रुपये। और वो 600 रुपये का नानी को गाउन खरीद के दिया था। नानी मेरी बहुत स्पेशल थी, सारे बच्चों को एक एक चॉकलेट देती थी, मेरे को 2 देती थी। लेकिन उसकी डेथ पे नहीं जा पाया, डेथ पे चाह कर भी नहीं जा पाया। जाना चाहता था लेकिन एग्जाम था, और कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अपने एग्जाम से, अपने पढ़ाई से, अपने करियर में इतने जूझे हुए हैं कि हम हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। स्पेशली उनके डेथ सेरेमनी पे भी बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन लाइफ शुड मूव ऑन। इंडीड। और पहुंच गया पहली जॉब पे, जो की थी गुवाहाटी में पढ़ाने की। जो पढ़ाना मुझे हमेशा इस तरह से पढ़ाना, मैंने पढ़ाया हमेशा इसलिए क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे। पार्ट टाइम था वो, आज मेरा एक फुल टाइम जॉब हो गया था, क्योंकि मैं 10th से पढ़ा रहा था और कहीं ना कहीं वो पढ़ाना मेरे जीन्स में घुस गया था। मेरे फादर से मुझे पढ़ाने वाले जीन्स मिले थे, लेकिन और एक्स्ट्रा जीन्स मिल गए जो मैंने एक्सप्लोर करे। इस जीन टर्म से मुझे बहुत लगाव है। और एमटेक के बाद गुवाहाटी पहुंच गया, गुवाहाटी के बच्चों को, असम के बच्चों को, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए। 6,500 की जॉब जो एमटेक के पहले मिली थी, आज वो 65,000 रुपए की जॉब हो गई। पापा बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और उनकी खुशी इतनी थी कि उनकी खुशी के पीछे कहीं ना कहीं ये सोच रहा था, ये आदमी जो ऑटो के 5 रुपए बचाता था, इसको कार में घुमाऊंगा एक दिन, इसको कार लेके दूंगा। पैसे इकट्ठे कर रहा था। 2 साल बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके पैसे कमाए, पापा को भेजे, पापा बहुत खुश थे, भाई को भेजे, भाई की पढ़ाई हुई, माँ को भेजे। लेकिन मेरी माँ बेसिक चीजों में ही रही है। कभी उसने अपने लिए कपड़े खरीदते मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। उसके पास मेकअप किट तो है ही नहीं, वो इतनी ब्यूटीफुल ऐसे ही दिखती है, मुझे लगता है कि वो ऐसे बोलती है, बट उसको मेकअप की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसको अगर दांतों में कुछ प्रॉब्लम है तो आज भी वो उन दांतों की प्रॉब्लम के साथ रह रही है, क्योंकि उसने बेसिक लाइफ ही जीना सीखा है और वो ही आगे बढ़ी है। आज मैं माँ को सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उसे छोटी खुशियां पसंद है। घर में एक छोटी सी चीज आती है, उसको खुश हो जाती है। बहुत खुशी हो रही थी उन सब चीजों के लिए। और 2 साल मैंने गुवाहाटी में बिताए। और 2 साल के बाद एक फ्रेंड का बर्थडे मना रहा था। रात में बर्थडे मना के 2 बजे सोया था, बहुत अच्छी नींद सोया था। लेकिन 4:30 बजे एक कॉल आ गया। 4:30 बजे वो कॉल आ गया, एक कॉल जो मेरे भाई का था। कभी मुझे उसने 4:30 बजे सुबह फोन नहीं करा, वैसे भी फोन नहीं करा है। मेरे और मेरी भाई के बीच की बातें बस हाँ हाय हेलो कैसा है, ऐसा वैसा, इतनी बातें होती हैं। आज 4:30 बजे सुबह फोन करके वो रो रहा है। आज भी अगर मुझे कोई सुबह 4:30 बजे कॉल आ जाता है, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस कॉल पे उसने मुझे बताया पापा नहीं रहे। जिन पापा के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, उनको कहीं कार में देखना चाह रहा था, उनको उनकी अर्थी पे भी नहीं देख पाया, क्योंकि गुवाहाटी से ग्वालियर का सफर बहुत दूर है। और ग्वालियर भी नहीं, ग्वालियर से भी और आगे दतिया, सफर बहुत मुश्किल है। 4:30 बजे खबर मिली है, 8:30 बजे फ्लाइट मिली है। 4:30 से 8:30 मतलब 4 घंटे
आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही होती है। मैंने आज तक अपने बच्चों की कभी क्लास कैंसिल नहीं करी है। सुबह को मेरी क्लास होती है 8 बजे से, मुझे पहला कॉल अपने बॉस को करना पड़ा कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, ये सब मेरे लिए नया था, मेरे लिए सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से डील करना है इन चीज़ों को। बट 8:30 बजे की फ्लाइट जो थी वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी। दिल्ली पहुंचा, फ्लाइट दिल्ली के लिए थी, गुवाहाटी से दिल्ली की फ्लाइट है, ग्वालियर के लिए फ्लाइट्स नहीं है। दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ट्रेन ली, लेकिन तब तक पापा की प्रोसेसेस हो चुकी थी। पापा डायबिटिक थे, उनकी बॉडी को ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे क्योंकि मैं रात पहुंचता और उनकी बॉडी जो थी वो नेक्स्ट डे तक रखी जाती। पापा की प्रोसेसेस में शामिल नहीं हो पाया। खुद को बहुत अभागा मानता हूँ, कभी कभी बहुत अंडरडॉग मानता हूँ खुद को, कि एक नानी और एक पापा जिन्होंने न जाने क्या सिखाया। आज जो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, बट उस ट्रैवल में जो इंडिया की लिस्ट थी वो पापा की दी गई है। पापा मुझे बताते इस जगह जाना, इस जगह ये है, इस जगह वो है। पापा ज्योग्राफी टीचर थे, हमेशा बताते रहते थे कि इस जगह ये है, इस जगह वो है। तो एक लिस्ट बनाई थी, जिस लिस्ट को जी रहा हूँ आज तक। लिस्ट को लंबा कर रहा हूँ पापा की याद में, बट पापा से नहीं मिल पाया उनके आखिरी टाइम पे, नानी से नहीं मिल पाया उनके आखिरी टाइम में। 2 डेथ्स जो मुझे आज तक रौंद के रख देती हैं अंदर से। 4:30 बजे का कॉल मैं कभी नहीं चाहता अपनी लाइफ में कि मुझे कभी कोई 4:30 बजे सुबह कॉल करके अच्छी भी खबर दे, क्योंकि मेरे लिए तो वो खबर जो है वो बुरी है। कभी वो 4:30 बजे, वो 4:30 बजे है। जैसे बेंगलोर में जॉब कर रहा था तो कहीं ना कहीं गेट दे के एमटेक के लिए आगे बढ़ रहा था। ऐसे गुवाहाटी में कहीं ना कहीं पीएचडी की तैयारी कर रहा था। पीएचडी बहुत बड़ा सपना था मेरी लाइफ का, बहुत बड़ा। पीएचडी का सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन, जो डबलिन आयरलैंड में है, वहां से कॉल भी आया, लेकिन नहीं जा पाया। हम इंडियंस को कहीं ना कहीं इतने फैमिली बाउंड हो जाते हैं हम कि हमें हमारी पहले फैमिली दिखती है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता। कोई पीएचडी, कोई गाइड, कोई करियर नहीं दिखता। छोड़ दिया मैंने एक फैमिली के लिए, मैंने वो चीजें छोड़ दी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे मायने में एक अच्छी चीज रही, क्योंकि उस दौरान मैंने और पढ़ाना शुरू किया। तो पीएचडी नहीं कर पाया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कभी कर नहीं पाऊंगा। पीएचडी करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने इतने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखा है जो पीएचडी कर रहे होते हैं, और कितने सारे मेरे बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। खुशी होती है यार जान के। और उन्हीं बच्चों की बात आपने शुरू में करी थी, जब वो मेरे को चैट में वो मैसेजेस लिख रहे होते हैं, खुशी होती है, गर्व होता है उनकी चैट स्टेटस पे डाल के। यही शायद मुझे कमाना था, शायद पीएचडी करके कुछ दिल जीत रहा होता, लेकिन पढ़ा के बहुत सारे दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ा के मैं वो सब बना पा रहा हूँ जो सिर्फ उनमें से एक बन सकता था। पीएचडी करके सिर्फ एक इंसान बन सकता था, बट पढ़ा के न जाने कितने इंसान, कितने तरीके के लोग, कितने तरीके के प्रोफेशन बना रहा हूँ। उसके बाद मौका मिला तो लगा माँ के करीब होना है, और माँ के करीब जो था, सबसे पहला जॉब मुझे लखनऊ में मिला और लखनऊ शिफ्ट हो गया ताकि माँ से कनेक्टेड रहूँ। ग्वालियर लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है, तो आराम से जब भी माँ को ज़रूरत पड़े, भाई को ज़रूरत पड़े, जा सकूँ। भाई तब पढ़ ही रहा था, लेकिन मुझे फैमिली का प्रेशर था, मुझे फैमिली के लिए कमाना था, भाई की फीस देनी थी, माँ को बेसिक चीज़ें देनी थी। तो लखनऊ शिफ्ट हो गया और लखनऊ 1 साल जॉब करी। अच्छा था, बहुत मज़ा आया, खाना पीना, रहना, आराम, जॉब बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं और बड़ा करना था, बड़ी जगह जाना था। ओके, तो सागर, आपके बारे में जो बेस्ट पॉइंट है ये है कि जैसे ये जवानी है दीवानी में बोलता है ना, बनी के रुकना नहीं, और उसको हमेशा दाल चावल नहीं खाना था, लेकिन वो एक वक्त पे जाके सेटल हो जाता है उस चीज पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो आपने जो ये अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई की है, रबड़ी, गुलाब जामुन, खिचड़ी, जली हुई खिचड़ी, रूखी सूखी रोटी, इसके बाद जो आप अभी बोल रहे हैं कि अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है आप ऐसे कहीं और जाएंगे। हाँ, तो ऐसे नासा वासा का तो प्लान होगा आपका किसी दिन टूर में। तो फिर अब क्या हुआ नेक्स्ट? लाइक इट इज मूवी बना सकती हूँ मैं इसमें। तुमने जो बात कही, रुकना नहीं है। सागर जो है, सागर मतलब ओशन,
एंड ओशंस आर नोन फॉर देयर स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी. स्थिर. मैं वो सागर नहीं हूँ. उस सागर ने स्थिर होना सीखा ही नहीं है, क्योंकि उस सागर ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं. उसके बाद आई गेस आई एम द सागर, आई एम एन ओशन विद द रनिंग वाटर. वाओ. और मैं कहीं ना कहीं अपने बॉडी में घोले गए नमक को शक्कर की तरह पी रहा हूँ. खूब सोच रहा हूँ, खूब समझ रहा हूँ, खूब नए तरीके अपना रहा हूँ, और उन नए तरीकों के कारण आज मैं मुंबई में हूँ. सबसे बड़ा ब्रेक मुझे मुंबई आके मिला. एक अच्छी सेटल्ड जॉब, एक अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें. मैं सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहता था मौसमी, मैं लाइफ में एंकर करना चाहता था, प्रिंट शूट्स में जाना चाहता था, कविताएं लिखना चाहता था, और सबसे बड़ी चीज ट्रैवल करना चाह रहा था. आई गेस मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल मुंबई आके पूरा हो पाया. फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल. लोग थाईलैंड जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, म्यांमार चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं. मैं इंग्लैंड गया था. वाओ. छूटने नहीं दिया मैंने उस चीज को, उन सपनों को, उन चीजों को बड़ा करना चाहता था. यूएस 2 बार गया. फेब और मार्च में, अभी फेब और मार्च में 2 महीने मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और अमेरिका ट्रैवल कर रहा था. लैटिन अमेरिका मैंने 7 देश कंप्लीट करे. अभी तक मेरे 18 देश मेरे खुद के पैसों पे 18 देश में कंप्लीट कर चुका हूँ. इंडिया की जो लिस्ट जो पापा के साथ कभी बनाई थी, पूरा कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट पूरा कर चुका हूँ. घर पे आजकल पैसे की ज्यादा किल्लत नहीं है, क्योंकि भाई भी जॉब में है, और कहीं ना कहीं उसमें लगता है मेरा योगदान है. वो माने ना माने, छोटा भाई है, नहीं मानेगा, लेकिन मुझे पता है. माँ मेरी बहुत खुश है. मेरे भाई की शादी हो चुकी है, उसका छोटा बेटा है. वाओ. इंशाअल्लाह उसकी पढ़ाई भी मैं स्पॉन्सर करना चाहूँगा, क्योंकि अपनी पढ़ाई मुझे पता है कैसे करी है मैंने, तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई करना चाहूँगा. अपनी बातों को आपके साथ रख रहा हूँ. जब नहीं रख पाता हूँ तो कविताएं लिख देता हूँ. तो कहीं ना कहीं मुझे इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को जान के, इन सब चीज़ों को समझ के मुझे मुंबई में आके बहुत बड़ा ब्रेक मिला है. और लोगों ने मुझे संवारने में, मुझे निखारने में, सागर को एक्चुअल सागर, एक सुखी सागर, एक खुश सागर, खुशहाल सागर बनाने में बहुत मदद करी है. थैंक्स टू मुंबई पीपल, दोज हैव रियली ब्यूटिफाइड द सीनरी ऑफ अ सागर. Trust me, thankfully I am here in Mumbai, and trust me Mosami, I met you like in one of the events. You're one of the persons who is related to me and so much interlinked with me that I feel that Mumbai people represent you, Mosami. You one such Mumbai people, those have been in my life to put my life maybe like to many more heights. And सपना देख रहा हूँ आगे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है. लाइफ में 10% ही हासिल करा है, लेकिन और 90% हासिल करना है. जॉब अच्छी रही, आपको बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट है. जॉब अच्छी रही, अच्छा कमा लिया, तो बस 4-5 सालों में सब छोड़ के वर्ल्ड ट्रिप पे निकल जाना है. वाओ. सोच के रखा है. नाइस. उसके पहले माँ को, भाई को वो सिक्योरिटी दे जाऊंगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे जाऊंगा, लेकिन 5 साल के बाद मुझे वर्ल्ड ट्रिप करना ही. ठीक है सागर, बहुत, जैसे कि मैंने कहा, आपकी स्टोरी एक मतलब मूवी बन सकती है, क्योंकि लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है इस चीज से. सुनकर सीखते हैं लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको लोगों से सीखने मिलता है, ठीक है, लोग कुछ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आपने तो लोगों की ज़िंदगी सवारी भी है, विच इज एन अमेजिंग थिंग. मुंबई ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला, आई लव माई सिटी, लव इट, क्योंकि मुंबई में लोग छोटे छोटे सपने लेकर आते हैं और उसको पूरा करते हैं, जैसे आपके साथ भी हुआ. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुंबईकर्स के अपने सपने लेकर आओ, क्योंकि मुंबई आपको एक ऐसे सिचुएशन, क्योंकि देखो मुंबई के बाद लोग सोचते हैं, मुंबई में अंदर आने के बाद ना लोग उस चीज में पड़ जाता है कि अरे अभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, स्ट्रगल इतना. लेकिन वो जो स्ट्रगल इतना प्यारा है ना, मुंबई लोकल से लेकर मुंबई का वड़ा पाव बोलो, मतलब लोग वड़ा पाव पर जीते हैं.
आपको पता है ये मैंने भी चीज? जिया है बहुत दिनों तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुंबई में आके आप वड़ा पाव पर नहीं जिए तो आपका स्ट्रगल नहीं होता है। Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, मतलब लोग ये कहते हैं। और मुंबई सोती नहीं है, पता है आपको? चाहे लोग सोते होंगे लेकिन उनके सपने, हर मुंबई का बंदा सपने देखता है और उसे पूरे भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन लोग करते भी है मुंबई में। मुंबई में मोर देन 99% ऑफ पीपल लिव देयर ड्रीम्स। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने कहा आप कविता लिखते हैं, तो प्लीज कुछ पंक्तियां। थैंक यू मासूमी, मुझे काफी खुशी होती है और इस तरह के जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जब बच्चों को देखता हूँ बड़े होते हुए और उनके सपने साकार होते हुए। एक बच्चे ने मुझे, मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था, मुझे लगता है मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, उसे बोला था आई वांट टू बी सागर उदासी। Oh wow. When someone tells you I want to be सागर उदासी fills up with like यार बहुत कुछ और बाकी है, because ये तो 10% है। जी। जो आपने कविता की बात करी, पूरी कविता तो नहीं अभी सुना पाऊंगा, बट 2 पंक्तियां जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। घर के जिम्मेदार बेटे का मिला मुझे ओहदा, घर के जिम्मेदार बेटे का मिला मुझे ओहदा, और 9 से 5 की जॉब में मैंने किया अपने सपनों का सौदा। ओह डीप। लेकिन आपके जो सेटलमेंट्स और सौदे थे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट्स में अब तक कुछ नहीं है, अब तक नहीं है, बट मुझे लगता है मैं उन रिजल्ट्स को, उस फसल को काट रहा हूँ, लेकिन वो फसल खत्म नहीं हो रही है। वाओ। और मैं उसे खत्म नहीं होने देना चाहता हूँ। वो फसल इतनी प्योर और इतनी अच्छे से पकी है जी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसको वो मिट्टी, उसको वो पानी, उसको वो जलवायु, उसको वो प्रकाश, उसको वो प्यार इतना पसंद आया है कि वो फसल वहीं रहना चाहती है काफी लंबे टाइम तक। और मुझे लगता है मैं हर साल उस फसल को काट के अपने सपनों को साकार करते रहूंगा। बहुत ज्यादा डीप हमने ये कॉन्वर्सेशन लिया है। तो आज हम रैपिड फायर वगैरह नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ वापस ये पॉडकास्ट करूँ। आज ये पॉडकास्ट एक बहुत मिनिमल लेवल पे, बट हम जहाँ पर इसको लेकर जा रहे हैं वहाँ पर जाके डेफिनेटली आई वुड लव यू टू कम अगेन टू द शो। और मिलते तो हम रहेंगे क्योंकि हम ग्वालियर वाले हैं, वो एक प्लस पॉइंट है हमारे बीच में। जैसे आपने बोला फसल के बारे में, तो यू नो बिफोर आई एंड यू नो एवरीथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो एक छोटी सी बख्शीश हमारी तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। So thank you for being on the show, which is not that famous right now. मुझे लगता है मैं अब तक जो बेस्ट गिफ्ट मानता हूँ या मांगता हूँ वो एक लाइफ होती है। आपने मेरे हाथों में एक लाइफ दी है, क्योंकि एक लिविंग बॉडी है। एक लिविंग बॉडी है। बायो का टीचर हूँ मैं। ओह, this was not scripted. ये स्क्रिप्ट में नहीं था हमारे। बायो का टीचर हूँ मैं। एक लाइफ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और उसका ख्याल रख सकता हूँ। जी, ख्याल रखूंगा इसका। थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में ये होंगे सासी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, दिस इज द यू नो हाई टाइम वी हैव टू लाइक, बातें बहुत है सागर, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। बहुत ज्यादा ही कम है, बट हम चाहे तो इसकी सीरीज बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर हैविंग यू नो watching Mental Talks, powered by Agnem, sponsored by VFace, and specially thanks to Durangos, the studio where we are having our podcast. Amazing, beautiful studio. Thank you for that. And my camera team. Not my camera team, basically my core soul team, Mr. Naman Agnihotri and Tanmay Mohite. Thank you everyone. Peace out guys.